जी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे बेटे बोtulinum टॉक्सिन के बारे में। और बोtulinum टॉक्सिन जो है मैंने आपको कहा कि बैक्टीरिया है जो इसको हम क्लॉस्ट्रीडियम बोtulinum कहते हैं। और ये बेसिकली जब ये एक टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, और उन टॉक्सिन को जो है जो कि बोtulinum प्रोड्यूस कर रहा है उन टॉक्सिन को दीज आर बेसिकली एक्सोटॉक्सिन्स, इनको एक्सोटॉक्सिन्स कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया से बाहर प्रोड्यूस होते हैं। और ये एक्सोटॉक्सिन्स जो हैं ये बैक्टीरिया कॉमनली जो है ये ज़्यादातर इसका जो कॉमन है ना फूड वो हनी के अंदर ये होता है अक्सर। और हनी के अंदर जो है ये ज़्यादा जो है वो उसका वो फेवरेट खुराक है, वहाँ पे ये ज़्यादातर होता है। सो किसी भी वजह से अगर हनी के अंदर ज़्यादा एक्सोटॉक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, और वो हनी जो है वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ये जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको अक्सर जो है वो मदर्स वो हनी भी खिलाती हैं, हनी भी देती हैं। तो ऐसी हनी जिसके अंदर एक्सोटॉक्सिन्स हों या बोtulinum टॉक्सिन अगर अगर आ जाएं और वो उस यंग बॉर्न न्यू बेबी को जो है वो आप दे दें, तो उसकी वजह से जो है वो फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो बच्चे की जो है ना वो बिल्कुल उसकी मस्कुलर न्यूरो मस्कुलर मस्कुलर मूवमेंट्स जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगी। तो बिल्कुल ऐसे गिर जाएगा, उसकी आईलिड्स ड्रॉप कर जाएंगी। उसको कहते हैं फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम में क्या होता है कि that is due to the excessive intake of the botulinum toxin। ठीक है, जो कि अगर आप हनी के अंदर है कि किसी वजह से अगर हो, जरूरी नहीं है कि सब में हो, लेकिन हनी के अंदर ये कॉमनली जो है ये ज़्यादातर फूड में अगर देखा जाए तो हनी में आपको ज़्यादा कॉमन मिलेगा। सो उसमें क्या होता है कि अगर वो न्यू बॉर्न बेबी को दे दिया जाए जिसके अंदर ज़्यादा बोtulinum टॉक्सिन होंगे, सो वो क्या करता है कि बोtulinum टॉक्सिन का भी बेसिकली इफेक्ट यहाँ पे है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे है। मैं भी आपको बताता हूँ क्या करता है। सो कहाँ पे इसका साइट ऑफ एक्शन है, वो वहाँ पे जाके जब इफेक्ट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन रुक जाती है। जब न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन रुक जाती है तो बेबी बिल्कुल जो है वो एक तरह से ऐसे हो जाता है जैसे पैरालाइज हो गया हो, जैसे बिल्कुल। और उसके आईलिड जो है वो ड्रॉप कर जाते हैं, हाथ बिल्कुल पैरालाइज कर जाते हैं। इसको हम कहते हैं फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। बिल्कुल फ्लॉप, जिस तरह फ्लॉपी अपीयरेंस नहीं होती जिसको आप जिस तरह से आप उसको मोल्ड करना चाहें फिर मोल्ड कर सकते हैं, वो खुद से हरकत ना करे कोई। सो उसको कहते हैं फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। सो उसमें क्या है, ये जो क्लॉस्ट्रीडियम जो बोtulinum टॉक्सिन है, इसके जो टॉक्सिन्स एक्सोटॉक्सिन्स हैं इतने हार्मफुल हैं कि ये बेसिकली इसका जो कॉमन साइट है ना बॉडी के अंदर, ये तकरीबन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में होता है। बॉडी में एंटर होने के बाद ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में जाता है, और जो कॉमनली जिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ये ज़्यादातर पाया जाता है या ज़्यादातर वहाँ पे ट्रेवल करता है, दैट इज बेसिकली दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और वो जब यहाँ पे आता है तो उसके बाद क्या करता है, इसके अंदर स्पेसिफिक ना इस टॉक्सिन के अंदर स्पेसिफिक कटर्स होते हैं। और ये क्या होता है कि ये बेसिकली इस जो जो कोलिन ट्रांसपोर्टर है ना उसके थ्रू जो है बेसिकली ये सेल के अंदर इंटर होता है उस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के थ्रू। और ये सेल के अंदर जब इंटर हो जाता है तो उसके बाद उसका जो साइट है, टारगेट साइट है, वो क्या है, ये बेसिकली टारगेट करता है इन डॉकिंग प्रोटीन्स को, साइनेप्टोब्रेविन और सिंटेक्सिन। ये क्या करता है, एक्सोटॉक्सिन बोtulinum टॉक्सिन क्या करता है, ये बेसिकली एंट्री के बाद टारगेट करता है इन डॉकिंग प्रोटीन्स को, साइनेप्टोब्रेविन और सिंटेक्सिन को, और इनको बेसिकली डिस्ट्रॉय करता है। जब इनकी डिस्ट्रक्शन होगी बेटे तो फिर क्या होगा कि जब एक्शन पोटेंशियल आएगा और कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम की एंट्री होगी, तो कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। और जब कैल्शियम सेंसिटिव प्रोटीन्स अवेलेबल नहीं होंगे तो वेसिकल की मूवमेंट नहीं होगी टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, वेसिकल फ्यूजन नहीं होगी, जब फ्यूजन नहीं होगी तो वेसल कोलिन रिलीज नहीं होगा, और एक तरह से सारी न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो है वो रुक जाएगी। सो इस वजह से इसको हम कहते हैं। और ये बड़ा जो है वो ये सिवियर कंडीशन है। अगर खुदा खास्ता ज़्यादा अमाउंट के अंदर, ये सिर्फ बेबीज में नहीं एडल्ट्स के अंदर भी अगर एक्सोटॉक्सिन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बोtulinum के एक्सोटॉक्सिन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लिए जाएं, सो वो इतने हार्मफुल हैं कि बेसिकली ये तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तो जहाँ जहाँ पे नर्व मसल कनेक्शन होगा वहाँ पे है। तो स्पेसिफिकली अगर हम रिस्पिरेटरी मसल्स की बात करें, अगर वहाँ पे भी ये जाता है और वहाँ पे ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को रोक देता है, तो जो आपके मसल और रिस्पिरेशन जो कि रिस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो आप उसकी कॉन्ट्रेक्शन अगर रुक जाए
तो इसमें अल्टीमेटली डेथ होती है ड्यू टू द रिस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। तो उसकी मेजर रीज़न क्या है कि बेसिकली ये जो बोtulinum टॉक्सिन है ये क्या करता है बेटे कि ये बेसिकली इन डॉकिंग प्रोटीन्स को इनहिबिट कर देता है। जब इनकी इनहिबिशन होगी डॉकिंग प्रोटीन्स की तो फिर क्या होगा कि वेसिकल की अटैचमेंट नहीं होगी, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो पाएगा, और एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो पाएगा बेटे तो उसकी वजह से क्या होगा कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन और मसल मूवमेंट जो है वो खत्म हो जाएंगी, पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ बोtulinum टॉक्सिन जो है इट इफेक्ट्स द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, ठीक है। और फाइनली हम एक फाइनल कंडीशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। ये है क्यूरेरी। क्यूरेरी क्या होती है? क्यूरेरी बेसिकली एक ड्रग है और वो ड्रग क्या करता होता है कि वो बेसिकली जो यहाँ पे जो आपके केटाइनिक चैनल्स हैं जिसके साथ नॉर्मली एसिटाइलकोलिन जो है वो बाइंड करता है इन केटाइनिक चैनल्स के साथ। सो क्यूरेरी जो है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, डी टू ग्लूकुरेरी, ये डिफरेंट ड्रग्स हैं। ये क्या करते होते हैं कि ये जब इंटर होते हैं बॉडी में, इसको जब इंजेक्ट कर किया जाता है बॉडी में तो ये क्या करते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाने के बाद ये बेसिकली पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो केटाइनिक चैनल्स हैं ना उनको ऑक्युपाई कर लेते हैं, उनको कवर कर लेते हैं, ऐसे उनको कवर कर लेते हैं। और जब उनको कवर करेंगे तो उसकी वजह से नुकसान क्या होगा कि जब एक्शन पोटेंशियल आएगा और उसकी वजह से जो एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होगा साइनेप्टिक स्पेस में, सो उसको उसके एसिटाइलकोलिन के लिए कोई उसके रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल नहीं होंगे बिकॉज उनको ऑक्युपाई किया होगा इस क्यूरेरी ने, इस टॉक्सिन ने या इस ड्रग ने। सो ये वैसे तो ड्रग है, एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है, लेकिन अगर ये नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट में यूज कर दिया जाए सो इट कैन बी टॉक्सिक and it can prolong the neuromuscular, the inhibition of neuromuscular transmission that may be lethal in some cases. So इस वजह से इसकी बड़ी स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो यूज की जाती है। और लेकिन क्यूरेरी जो है ये ज़्यादातर डी ट्यूबुलोक्यूरेरी के फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल हैं। ये एनेस्थीसिया के लिए स्पेसिफिकली यूज किया जाता है ताकि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन ना हो और मसल मूवमेंट ना हो ड्यूरिंग सर्जरी। सो मसल रिलैक्सेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाने के बाद ये एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं, जो केटाइनिक चैनल्स हैं, उनको उनमें जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर लेता है, उनको कवर कर लेता है। और जब वो कवर होंगे तो एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होगा so that acetylcholine will not be able to get attached with its receptors, और इसी तरह से केटाइनिक चैनल्स की एक्टिवेशन नहीं हो पाएगी और न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगी। So this is all about neuromuscular transmission and different conditions which actually affects the neuromuscular transmission. So यहाँ तक बेटे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म। जी किसी का बेटे कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ ना आई हो? क्लियर सबको? चलें फिर आज का लेक्चर यहाँ पे तो ये जो क्यूरेरी वाला इसका भी मतलब सेम इफेक्ट है ना जो हमने पहले पढ़ा था मिस्थेनिया ग्रेविस और दूसरी वाली डिजीज में रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। मतलब सॉरी मिस्थेनिया ग्रेविस में हमने पढ़ा था निकोटिनिक रिसेप्टर। जी माइस्थेनिया ग्रेविस में और ईडन लैम्बर्ट सिंड्रोम में भी यही रिसेप्टर्स जो है ये सॉरी माइस्थेनिया ग्रेविस में यही रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि उसमें एंटीबॉडीज़, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है ना, और ये तो ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है, तो ये तो टॉक्सिन है। ये ड्रग भी है और टॉक्सिन भी है, अगर ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर दिया जाए तो टॉक्सिक है। तो ये सिर्फ डिफरेंस उसमें बेसिकली नेचर ऑफ डिजीज का है, बेसिक फंक्शन तकरीबन सेम ही कर रहे हैं, दोनों एक ही तरह की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तकरीबन। सही। तो ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में कैसे जाते हैं? किसी भी इंजेक्शन से। मैंने आपको बताया कि अगर बोचुलिनम की बात करें तो ऐसी डाइट्स जिसके अंदर जिस तरह उसकी कॉमन टाइप मैंने आपको हनी का बताया, इसके अलावा कुछ ऐसी डाइट्स जिसमें किसी की वजह से क्लोस्ट्रीडियम जो बोचुलिनम है वो
वो उसने अपने टॉक्सिन प्रोड्यूस किए हों, वो टॉक्सिन उस डाइट के अंदर रह गए हों, और वो डाइट जब हम कंज्यूम करते हैं सो वो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में जाने के बाद वहाँ से एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, और ब्लड से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जाता है, और वहाँ पे अपना ये एक्शन परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ द इनहिबिशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। सो ये एक्सीडेंटली एंट्री है, एक्सीडेंट एंट्री है बॉडी के अंदर, इन चीज़ों की बॉडी के अंदर नहीं प्रोड्यूस होते, बाहर से ही आते हैं, ठीक है। सो इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं जिस तरह। जी जी। तो वो है, और बाकी जो ऑटो इम्यून डिजीज है ये तो बॉडी के अंदर ही, मतलब आपके इम्यून सिस्टम के अंदर ही डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम अपने अपने ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, जो कि फिर ये डिफरेंट न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशंस काज करवाते हैं, ठीक है। यस सर। जी चलें बेटे, थैंक यू सो मच, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे दोबारा, ठीक है। ओके। ओके सर।